नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। डियर स्टूडेंट, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। हम सरकार के अंगों का अध्ययन कर रहे थे। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पिछले वीडियो में हमने व्यवस्थापिका का अध्ययन किया था। आज हम कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले हमें कार्यपालिका का अर्थ एवं परिभाषा दोनों का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है। कार्यपालिका सरकार का वह महत्वपूर्ण अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्य रूप में परिणित करता है। यानी व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उनको लागू करती है। राजनीति शास्त्र में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग संकुचित एवं व्यापक अर्थों में किया जाता है। 2 अर्थ होते हैं, एक तो व्यापक में और एक संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद तथा प्रशासनिक अधिकारियों का वह समूह जो राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने से संबंध रखता हो आते हैं। यानी इसमें व्यापक में स्थायी और अस्थायी दोनों ही आ जाते हैं। स्थायी में तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अस्थायी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, और स्थायी प्रशासनिक अधिकारी। यानी जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं वो केवल 5 साल के लिए आते हैं, इनका चुनाव होता है। यानी अस्थायी होते हैं ये, इनको जनता संतुष्ट नहीं हो तो 5 साल से पहले भी हटा सकती है, और ये संतुष्ट हो तो अपने कार्य 5 साल के लिए पूरे करते हैं, इसलिए इनको तो अस्थायी बोलते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, IAS, IPS, ये 60 वर्ष तक कार्य करते हैं। इनका ये परीक्षा के द्वारा चयनित होते हैं। तो इन दोनों आते हैं इसमें, स्थायी और अस्थायी, व्यापक अर्थ में। तो अब हम संकुचित अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संकुचित अर्थ में कार्यपालिका का अर्थ केवल राज्य एवं शासन के प्रधान मंत्रिमंडल से लगाया जाता है। संकुचित अर्थ में केवल राज्य का जो प्रधान है, मंत्रिमंडल है, वो आते हैं। इसका वास्तविक स्वरूप राजनीतिक कार्यपालिका ही है जो नीतियों का निर्धारण करती है। यानी जो वास्तव में देखा जाए तो कार्यपालिका में राजनीतिक कार्यपालिका ही है जो जैसे नीतियों का निर्धारण करती है। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्यपालिका के उदाहरण हैं। हम कार्यपालिका की कुछ परिभाषा जो कि विद्वानों ने दी है उनका अध्ययन करते हैं। थ्योरेटिकल अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करना भी जरूरी होता है। तो तुम कितनी भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 परिभाषाएं दे रखी है, गिलक्रास्ट, फाइनर और गार्नर की। तो गिलक्रास्ट ने क्या कहा है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करता है। डॉक्टर फाइनर ने क्या कहा है, कार्यपालिका सरकार का वह निकाय है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से बचे हुए कार्यों को संपादित करता है। गार्नर क्या कहते हैं, कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन तंत्र घूमता है। तो 3 परिभाषा है इसकी, गिलक्रास्ट, फाइनर और गार्नर की। कम से कम एक परिभाषा तो परीक्षा में लिख के आना चाहिए। इस प्रकार कार्यपालिका का जन्म राज्य के विकास के साथ हुआ है। यानी जब राज्य का विकास हुआ है तब से ही कार्यपालिका का जन्म हुआ है। यह सरकार का वह वास्तविक अंग है जिसके द्वारा समस्त संस्थाएं, पदाधिकारी तथा एजेंसी कानून के रूप में अभिव्यक्त राज्य की सामूहिक इच्छा को क्रियान्वित करते हैं। कार्यपालिका के मुख्य रूप से 2 भाग हैं। एक तो है स्थायी कार्यपालिका जिसे हम नौकरशाही भी कहते हैं। कार्यपालिका के वे सदस्य जिनका चुनाव नहीं होता, वे परीक्षाओं को पास करके आए होते हैं, जैसे IAS, IPS आदि स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। इन्हें नौकरशाही भी कहा जाता है।
दूसरा रूप है इसका अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका के वे सदस्य जिनका चुनाव होता है जनता के द्वारा, वे केवल 5 वर्ष, लोकसभा में तो 5 वर्ष, राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये भारत के संदर्भ में है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री आदि अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। इन कार्यपालिका के 2 भाग हैं, एक तो है स्थायी कार्यपालिका, एक है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी को नौकरशाही कहते हैं, अस्थायी को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। अब हम कार्यपालिका के प्रकार का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं: नाममात्र कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, एकल बहुल कार्यपालिका, सर्वाधिकारवादी कार्यपालिका। सबसे पहले हम नाममात्र की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करते हैं कि नाममात्र की कार्यपालिका क्या है। जब शासन अथवा राज्य का प्रदान नाममात्र का या केवल दिखावा होता है तथा शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके उसके नाम पर होता है तो वह नाममात्र की कार्यपालिका कहलाती है। संसदात्मक व्यवस्था में संविधान द्वारा समस्त शक्तियाँ सम्राट या राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, किंतु इन शक्तियों का प्रयोग वह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करता है। भारत में राष्ट्रपति, इंग्लैंड में सम्राट के नाम पर ही शासन के सभी कार्य किए जाते हैं, किंतु स्वयं उन्हें इन शक्तियों का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है। वास्तव में कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। तो भारत में राष्ट्रपति के नाम पर सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन वह सारे कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसलिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है। अब हम वास्तविक कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं। जब राज्य का प्रधान नाममात्र का न होकर राज्य की सारी शक्तियों का स्वयं प्रयोग करता हो तो उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है, यानी सारी शक्तियाँ का प्रयोग वही करता है। अब हम संसदात्मक कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। जहाँ कार्यपालिका प्रधान नाममात्र का हो तथा वास्तव में शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता हो उसे संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। इंग्लैंड, फ्रांस और भारत में इस प्रकार की कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्या होता है? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जब राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है, अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, उसे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर संसदीय और अध्यक्षात्मक में? कि संसदीय जो कार्यपालिका होती है उसमें तो जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और कार्यपालिका का व्यवस्थापिका पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। अब हम एकल और बहुल कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। जब कार्यपालिका संबंधी विषयों में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार एक व्यक्ति में निहित रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल कार्यपालिका। और संसदीय व अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शासन का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, अतः वहाँ एकल कार्यपालिका होती है। अमेरिका और भारत, इंग्लैंड में एकल पालिका है, जबकि कार्यपालिका संबंधी शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के समूह में होती है तो उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड और पूर्व सोवियत संघ की कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की शक्तियाँ 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद फेडरल काउंसिल में निवास करती हैं। तो ये किसके उदाहरण है? बहुल कार्यपालिका के। एकल कार्यपालिका में निर्णय लेने की क्षमता एक व्यक्ति में होती है और बहुल कार्यपालिका में एक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में होती है। अब हम सर्वाधिकारवादी कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। जब कोई एक व्यक्ति वैधानिक साधनों के बिना शासन सत्ता का अधिकार कर लेता है और निरंकुश हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाधिकारवादी या तानाशाही कार्यपालिका। 1936 में जनरल फ्रैंको ने इसी प्रकार की शासन सत्ता पर अधिकार जमा लिया था। मुसोलिनी, हिटलर तानाशाही सत्ता के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत के पड़ोसी राज्यों में भी समय समय पर इस प्रकार की तानाशाही कार्यपालिका का उदय होता रहा है। ओके बच्चों, थैंक्स। कल हम कार्यपालिका के कार्यों का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका कार्य, उसका महत्व, उसके कार्यों में वृद्धि आदि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके।